हम्म तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ये है चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का। ठीक, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर आपका होने वाला है। इससे भी लॉन्गेस्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कोशिश करी जा रही है कि इक्विलिब्रियम के दो टुकड़े हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं कोशिश में लगा हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की वीडियोस बना दूं ताकि आयनिक पढ़ाना पड़े और केमिकल वाला आप जो है वीडियो से देख के ही समझ लें, क्योंकि केमिकल बहुत आसान है। आसान तो आयनिक भी है, पर केमिकल उससे भी ज्यादा आसान है। चलो, वो तो बात रही केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब थर्मोडायनामिक्स से पहले अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसमें मैं एक असाइनमेंट 1-2 दिन में आपको पीडीएफ बना के भेजने वाला हूं। उसमें 38 क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 38 क्वेश्चन हैं उस असाइनमेंट में। उस 38 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे, स्टार्टिंग से लेके, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स से लेकर, गैसिस लॉ से लेकर, आइडियल गैस इक्वेशन से लेके रियल गैस इक्वेशन तक सब कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। उसमें एक आधा क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है जो डिलीटेड सिलेबस से है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो 37 या 36 एमसीक्यू ऐसे हैं जो बड़े बेहतरीन है। तो उनको मैं पीडीएफ बना रहा हूँ और उनको फिर हम सॉल्व भी करेंगे। पहले एक दिन आपको भेज दूंगा, उसे अच्छे से कर लेना, फिर हम अगले दिन एक दिन टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा क्लास निकाल के उसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ इस थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। ये जो चैप्टर है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हमें शुरुआत कैसे करनी है, देखो मैं पढ़ाते टाइम भी इसमें जो है, पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है, उसके बाद शुरू करते हैं पढ़ना। अगर हम साइंस की बात करें बच्चों, मतलब अपने जो सब्जेक्ट साइंस है, केमिस्ट्री से भी हट के ऊपर जो साइंस है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो आज से बहुत साल पहले ही जन्म ले चुका था। यानी जितने टॉपिक्स अब आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ते हैं, आप लाइट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो उससे भी पहले जो मुझे लगता है ये टॉपिक आ चुका था हमारी रियल लाइफ में। बस हमें इसे पहचानने में थोड़ी से ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन ये टॉपिक बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। कैसे, देखो इसका नाम का मीनिंग समझना। थर्मो का मीनिंग होता है बच्चों हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट का मोशन, ठीक है, कि हीट जो है कहां से कहां ट्रेवल करती है। और ये तो आपको ही पता है कि हीट जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करती है। कोई एक ये गर्म बॉडी है, इसको ठंडी बॉडी के पास ले जाओगे तो ये अपने अंदर से हीट रिलीज करेगी। यही थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अब आप ही बताओ, ये जो हीट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बनाने से बना है या ये तो पहले से ही है? जब से अर्थ चालू हुई होगी तब से यही कॉन्सेप्ट चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, हीट का फ्लो इधर से उधर। भाई कोई भी गर्म बॉडी, अब यूनिवर्स में भी आप जाओगे, यूनिवर्स में भी कहीं गर्म बॉडी पे चले जाओगे, तो आपकी बॉडी अगर ठंडी हुई और वो बॉडी अगर गर्म हुई तो उसकी हीट आपके अंदर आ जाएगी। आपकी गर्म हुई, वहां पे ठंडक हुई, तो आपकी हीट वहां चली जाएगी। तो ये जो हीट का फ्लो है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसी को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस के पैदा होने के साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद ही कोई टॉपिक आया होगा, इसके बाद ही कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, जितनी भी सारी बातें हैं जो भी अब तक आपने पढ़ी हैं, सब बाद में आई हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। ठीक, ये तो इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा, है ना। तो बेसिकली एक तरीके से एडवांटेज की अगर बात करें, एडवांटेज क्या, एडवांटेज है तो ध्यान से सुनना बच्चों। एडवांटेज क्या है, हालांकि ये सब पेपर में नहीं पूछता, लेकिन एक बेसिक आपको बनाने के लिए थोड़ा सा 15-20 मिनट तो इसमें हमें देना पड़ेगा, है ना। एडवांटेज ये है कि मान लीजिए एक केमिकल ए है और एक केमिकल बी है, क्लियर। अब ये केमिकल ए और बी, मैं आपसे पूछूं कि बेटा रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मिला दोगे और मिला के फिर इनका कलर चेंज देखोगे कि कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसमें से हीट तो निकली कि नहीं निकली, पीपीटी बना कि नहीं बना, ठीक है, गर्म छूने में गर्म तो नहीं हो गया, ठंडा नहीं हो गया, मतलब ऑब्जर्वेशन आप नोट डाउन करोगे और तब आप कहोगे कि हाँ सर रिएक्शन होगी या नहीं होगी। बेसिकली इसको बना के दिखा दें कि ये रहा एक केमिकल जिसका नाम ए है और ये रहा एक केमिकल जिसका नाम बी है। अब मैं आपसे पूछूं, विल दे रिएक्ट, विल दे रिएक्ट, कि क्या ये रिएक्शन करेंगे, तो आपके पास अभी एक ही तरीका है, आप इनको मिक्स कर दोगे। आप मिक्स कर दोगे और मिक्स करके, अगर यहाँ ए प्लस बी मिक्स करके, यहाँ पे अगर आपको ऑब्जर्वेशन नोट हुई, जैसे कलर चेंज हुआ, है ना, पीपीटी बन गया या हीट निकली इसमें से,
है ना, वो याद है 10th क्लास में 4 या 5 ऑब्जर्वेशन होती थी चैप्टर 1 में कि अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, याद है किसी यस बच्चे को? सर। बताना कौन कौन सी है, मेरे तो ध्यान नहीं आ रही। एक तो कलर चेंज है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस है, गैस निकलती हो कोई, फॉर्मेशन ऑफ या तो प्रेसिपिटेट। हीट, हाँ हीट निकलती हो, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। 4 याद आ रही है, पता नहीं 4 थी या 5 थी, किसी को याद है कोई पांचवी? चलो मुझे भी ध्यान सा नहीं आ रहा अभी, 4 ही ध्यान आ रही है मुझे भी, कि प्रेसिपिटेट बन जाए, कलर चेंज हो जाए, कोई गैस निकलती हुई नजर आ जाए, या हीट निकले, तो आप कहोगे कि हाँ हाँ सर रिएक्शन तो हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो है खतरनाक नहीं हो सकता? पता चला इतनी हीट निकली कि ब्लास्ट हो गया, तो तुम जो कर रहे हो तुम तो गए, उसी टाइम निकल लोगे तुम तो, है ना। चलो अगर ब्लास्ट से बच भी गए तो तुम्हारा केमिकल तो वेस्ट हो गया। भाई बड़ी मुश्किल से तुमने ए को खरीदा था, बहुत महंगा मिला था ए, वैसे ही अर्थ पे बहुत कम है, बहुत रेयर है, तुमने बहुत पैसे लगा के इसको खरीदा, अब तुमने इसको रिएक्शन करा के वेस्ट कर दिया सारा का सारा। तो कहने का मतलब ये है कि दो केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए खतरनाक है दो चीजें, या तो वो ब्लास्ट कर जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, या फिर आप इकोनॉमिक भी, अपनी जो फाइनेंशियल चीज है वो भी आप इसमें लॉस कर रहे हैं, आपका पैसा भी बर्बाद जा रहा है और आपको जान को खतरा भी हो रहा है, ये पता करने के लिए कि रिएक्शन करते हैं कि नहीं, है ना। यहाँ पे लॉस किस चीज का है, यहाँ पे लॉस है फाइनेंशियल का, आपके फाइनेंस का लॉस है, ठीक है, फाइनेंस की स्पेलिंग ठीक लिखी है, लॉस पैसा, लॉस ऑफ पैसा, या लॉस ऑफ मनी लिख दो बस, मनी का लॉस है आपका। साथ ही साथ यहाँ पे रिस्क भी बहुत है, रिस्क ऑफ ब्लास्ट, पता चला यहाँ पे सोडियम था, है ना, तुम्हें पता नहीं था कि क्या सोडियम था, कुछ और खतरनाक था, तुमने मिलाया, ब्लास्ट हो गया, गए तुम्हारे हाथ वाथ जल गए, मुंह जल गया, सब जल जाएगा, क्लियर, वो बाल एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे, पूरा मुंह काला और बाल खड़े, वो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है वैसे हो जाएगा। तो क्या करें सर, फिर पता कैसे करें कि रिएक्शन करेंगे कि नहीं, क्योंकि सर हमें तो केमिस्ट्री में यही काम करना है, रिएक्शन देखनी है। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप इस्तेमाल कर लें, थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज बस बतानी होगी, कुछ मैं जैसे 3-4 वैल्यूज आपको बताऊंगा, आप उस वैल्यूज को एक फॉर्मूले में पुट करोगे और कैलकुलेशन करोगे, और कैलकुलेशन करके आप ये बता दोगे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जी हाँ, आप थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके बिना इनको मिक्स किए ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं। क्लियर, मैं आपको टॉपिक भी लिख देता हूं कि किससे बताते हैं, वो है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें एक आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, ये सबसे लास्ट टॉपिक है बच्चों, चैप्टर का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज पुट करके आपका जो आंसर आएगा, आप उस आंसर को देखकर बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे बताओ। एडवांटेज नंबर 1, तो दूसरा एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन जाएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको ये थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। अब ये क्या होता है सर, थर्मोडायनेमिक्स विल टेल। बेटा देखो चैप्टर ना बिल्कुल ही नया है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चैप्टर में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल नए नए टर्म्स आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो चैप्टर 1 से पढ़ते हुए मेरे साथ आ रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ब्लैंक है, दोनों बच्चे बराबर हो, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो भी 0 है, और जो नए आए हैं वो भी 0 है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स लगने वाली है, एसपीडीएफ सबशेल आने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आने वाला है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आने वाला है, तो आप गलत हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, और आपने पढ़ा अब तक वही है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक आने वाली है, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ कुछ नहीं है। तो दोनों बच्चे 0 हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नए टर्म्स आने वाले हैं, तो ध्यान बना के रखेंगे, ठीक है। आ जाओ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स बताइए भैया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखो होता क्या है, कई बार, एक मिनट रुकना, हाँ जी। अब ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखो ध्यान से, कई बार क्या होता है कि आपने एक रिएक्शन करी A प्लस बी, ए और बी को मिलाया,
ठीक है, और ए और बी को मिला के वो बना सी और डी। ध्यान सुनना बच्चों, मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना। ए और बी को मिलाया, वो बने सी और डी। अब ये जो डी है ये गैस है, ये डी जो है ये गैस है। आपने इस रिएक्शन को करा खुले बर्तन में, खुले बर्तन में करा तो सी तो यहीं रुक जाएगा, और डी क्योंकि गैस है तो ये ऊपर भाग जाएगा। ठीक है जी, डी ऊपर भाग गया। अब सेकंड केस सुनना, इसी रिएक्शन को ना आप एक बंद बर्तन में करो, बंद बर्तन में करो। देखो ए यहां पे ऐसे करके, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब पता है क्या होगा, ये गैस बाहर नहीं भाग सकती क्योंकि आपने बर्तन बंद कर दिया। और कई केसेस में देखा गया है कि वो जो डी है वो सी के साथ रिएक्शन करके वापस से ए और बी बना देता है। जी हाँ, डी क्योंकि भागा नहीं है इसके अंदर ही, और सी भी इसके अंदर ही है, तो डी और सी वापस जुड़ के ए और बी बना देते हैं। तो ए और बी बना देंगे तो आप ऐसे एरो दिखाओगे, ऐसे। ये जो ऊपर वाला एरो दिखाया इसको मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन आगे भाग रही है, और सी और डी जुड़ के वापस पीछे ए और बी बना रहे हैं, इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत आराम से सुनो, ये टर्म इक्विलिब्रियम में भी आने वाला है। ए और बी जुड़ के सी और डी बना रहे थे, उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और सी और डी जुड़ के वापस पीछे आ गए, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्यों आ गए? क्योंकि डी इस बार भागा नहीं, डी अंदर ही है। तो आपने ए और बी जो लिया था वो लिया था 10-10 किलो, और आप ये सोच के चल रहे थे कि जैसे मैंने खुला बर्तन लिया था ना, ये 10 किलो था, ये भी 10 किलो था, तो डी उड़ गया, बाकी लेट से मान लो ये भी 10 किलो बना और ये भी 10 किलो गैस बनी। ठीक है, ये 10 किलो बना, ये 10 किलो बना, ये तो उड़ गया, सी बन गया मेरा 10 किलो। लेकिन यहां पता है क्या होगा, जैसे 10-10 किलो लोगे ये रिएक्शन आगे भागेगी, वो जुड़ के पीछे आ जाएंगे, ये आगे जाएगी, वो जुड़ के पीछे आ जाएंगे। तो आप ये सोच रहे हो कि यार अब बनेगा सी, अब बनेगा सी, अब और बनेगा सी, लेकिन वो सी बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सी बनता है वो डी के साथ जुड़ के वापस आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी रिएक्शन आगे भाग ही नहीं पा रही, क्योंकि जैसे वो आगे जाती है वो पीछे फिर से आ जाती है। इस अवस्था को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। हाँ बेटा। सर ये साइकिल चलती रहती है? हाँ, ये नॉन स्टॉप साइकिल चलती रहेगी, और इस साइकिल को फिर हम कहते हैं कि ये रिएक्शन आ गई है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ये 7th चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया इसी के साथ साथ। क्या करें, समझाना पड़ेगा, उसी का पॉइंट है क्योंकि ये। एक और समझाता हूं, देखो ये लो एक बर्तन, ठीक है, और यहाँ पे पानी भर लो, पानी भर लिया, और यहां से तुम एक छेद करो, एक छेद, और छेद ऐसा करो कि एक टाइम पे एक बूंद गिरे नीचे, और यहाँ पे एक टोटी लगा लो, और यहां से पानी भेजो अंदर H2O, और पानी भी ऐसे भेजो कि एक टाइम पे एक ही बूंद नीचे गिरे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम सुबह 8 बजे आए तो तुम्हें दिखा पानी का लेवल इतना है, ठीक। अब तुम चले गए घर, फिर तुम सुबह 10 बजे आए तो तुम्हें पानी का लेवल इतना ही दिखेगा। क्यों? एक बूंद नीचे अगर गिर रही है तो एक बूंद ऊपर से आ भी तो रही है। तुम शायद अगले साल आ जाओ, यही सेटअप देखो, अगले साल में भी पानी इतना ही रहेगा, तुम 10 साल बाद आ जाओ तब भी पानी इतना ही रहेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम तो ये सोच रहे हो कि यार पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो कल आऊंगा तो शायद पानी बढ़ जाएगा, लेकिन तुमने ये नहीं नोटिस किया कि पानी वापस भी तो निकल जा रहा है। तो सेम वैसे ही काम है, इसको भी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर। देखो डायनामिक, बहुत अलग अलग वर्ड्स आएंगे बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर यहाँ पे सर इक्विलिब्रियम वो ऊपर से पानी आया, नीचे से सेम ड्रॉप्स में निकलेगा, मतलब सेम ड्रॉप्स गिर रहा है, ऐसा हमने सेटअप करा है बेटा, ऐसा हमने सेटअप करा है कि ऊपर से एक बूंद गिरेगा तो नीचे से भी एक ही बूंद गिरेगा, सेटअप करा है ये। ठीक है, ओके सर। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चालू है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पानी का लेवल बढ़ क्यों नहीं रहा। पानी का लेवल इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि जितना तुम यहाँ से डाल रहे हो उतना तुम निकाल रहे हो। इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की प्रोसेस चल रहा है। इसका समझ तुम्हें जब आएगा जब इसका ठीक उल्टा मैं तुम्हें सिखाऊं। जैसे ये देखो, ये पानी ऐसे है ना, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन समझते हो कि धूप की रोशनी पड़ेगी तो पानी उड़ जाएगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इवेपोरेशन नहीं होगा। जहाँ पे बीकर रखा है वहां इवेपोरेशन नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ,
चाहे तुम 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, 1 महीने बाद आओ, 1 साल बाद आओ, पानी इतने का इतना ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ देख लो, 1 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ, 1 साल बाद आओ, पानी यहाँ भी इतने का इतना ही रहेगा। हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन Yes, आप sir. बताओ, क्या ये प्रोसेस दोनों सेम है? यहाँ तो कुछ No, हो ही sir. नहीं रहा, जबकि यहाँ पे कुछ हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक Sir, इक्विलिब्रियम। हाँ बेटा। सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो हो रहा है उसमें पानी में मोशन भी हो रहा है। हाँ, मोशन हो रहा है ऑब्वियसली। पानी गिरेगा, यहाँ से पानी निकल गया, गिरेगा, एक जो A plus B वाली वो उस पे बाद में आएंगे, पहले ये देख लो। ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी रुका हुआ ये भी है लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। रुका हुआ ये भी है लेकिन यहाँ प्रोसेस चालू है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन चालू है, एक बैकवर्ड रिएक्शन चालू है। ये जो पानी गिर रहा है इसको फॉरवर्ड बोल लो, और जो निकल रहा है इसको बैकवर्ड बोल लो। तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, पर ये स्टैटिक, ये डायनेमिक। ऐसे ही यहाँ पे था बेटा कि ए और बी रिएक्शन करके सी और डी तो बनाते हैं, लेकिन वो जुड़ के फिर ए बी बना देता है। ए और बी सी और डी तो बनाते हैं, लेकिन वो जुड़ के फिर ए और बी बना देता है। तो आप तो सोच के बैठे हो कि ए और बी शायद 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा कि सी इतना बना, डी इतना बना। लेकिन आप 1 दिन, 1 साल भी वेट कर लोगे ना, तब भी ए और बी पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि ए और बी जैसे ही वहां जाता है तुरंत वापस बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आओ वापस अपने टॉपिक पे। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बता देगा कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आएगी। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बता देगा कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आएगी। पहली बात तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए बर्तन बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर खुला बर्तन है तो डी तो उड़ गया। अगर डी उड़ गया तो सी के साथ रिएक्शन कौन करेगा, और सी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो ए और बी कैसे बनेगा। तो बंद बर्तन में अगर आप रिएक्शन करते हैं और वहां इक्विलिब्रियम वाले चांस हैं कि इक्विलिब्रियम बनता है, तो वो इक्विलिब्रियम कब बनेगा ये थर्मोडायनेमिक्स आपको सिखाएगा। कैसे सिखाएगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मेरा काम था इक्विलिब्रियम समझाना और इससे लिंक करना। बोलो आया समझ? थोड़ा बहुत तो आ गया Yes, होगा। sir. यस सर। बस ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, नोट्स में ये इस तरीके से नहीं है, नोट्स में लैंग्वेज है ना, नोट्स में लैंग्वेज लिखी हुई है। ये मैंने डायग्राम बना के समझाया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ इसके डिसएडवांटेज पे। है अभी तो पढ़ा भी नहीं आपने, इतने डिसएडवांटेज भी पढ़ लो ना। मतलब ये मत सोचना कि सर अभी तो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया भी नहीं और पहले से ही उसकी लिमिटेशन बताने लग गए। अब क्या करें, टॉपिक पहले से ही लिखा हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी में जो लिखा है ना सीक्वेंस, उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो पहले एनसीईआरटी आपको बताती है कि इंट्रोडक्शन की, एनसीईआरटी मतलब थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, फिर आपको बताती है कि क्या फायदा होगा, एडवांटेज क्या होगा, और फिर डिसएडवांटेज बताती है। ठीक है। अच्छा, एडवांटेज में ये भी एडवांटेज है कि किसी रिएक्शन में कितना एनर्जी है ना, मैं लिखना भूल गया, किसी रिएक्शन में इन अ रिएक्शन how much energy is involved, how much energy is involved, किसी रिएक्शन में कितनी एनर्जी आएगी, कितनी एनर्जी जाएगी, ये सब के बारे में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। थोड़ा बहुत आपको याद हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती थी, एंडोथर्मिक में आप हीट लेते थे। तो वो सारी नॉलेज आपको यही मिलेगी थर्मोडायनेमिक्स में, कि किसी रिएक्शन के दौरान कितनी हीट निकली या कितनी हीट आई, है ना, किसी रिएक्शन के दौरान कितनी हीट निकली या कितनी हीट आई, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स ही सिखाएगा। या फिर हीट आई भी कि नहीं आई, क्या पता 10 जूल आई और 10 ही जूल निकल गई, तो 0 आया चेंज, तो वो भी आपको थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगा कि एनर्जी इन्वॉल्व कितनी, बेसिकली एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। अब आओ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कोई एक बताता है, कोई 2 बताता है, तो हम आपको 2 बता देते हैं। ठीक। पहला तो ये है कि ये मैक्रो बॉडी के लिए पढ़ना है, मैक्रो बॉडी के लिए पढ़ना है, माइक्रो बॉडी के लिए नहीं पढ़ना। ये बात मैं पहले भी आपको अभी बोल चुका हूं थोड़ी देर पहले, कि माइक्रो बॉडी का मतलब है एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन में क्या हो रहा है, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है ना, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को नहीं मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स माइक्रो बॉडी पे डील नहीं करता, ये मैक्रो बॉडी पे, बड़ी बड़ी बॉडीज पे लगेगा। जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स इस बात को लेके कंसर्न है
कि यहाँ पे जो बीकर में आपके पानी रखा हुआ है, इस पानी पे इंटरनल एनर्जी कितनी है, इस पानी पे प्रेशर कितना है, इस पानी का वॉल्यूम कितना है, इस पानी का टेम्परेचर कितना है। ये थर्मोडायनामिक्स इसका कंसर्न है। थर्मोडायनामिक्स इस बारे में बिल्कुल डील नहीं करेगा कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना है, पानी के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, इस बारे में डील नहीं करेगा। ये पूरी बल्क बॉडी की पढ़ाई कराएगा आपको, पूरे बल्क की, ना कि एक एक मॉलिक्यूल की। तो ये इसमें एक खामी है कि आपको एटॉमिक लेवल पे क्या चल रहा है ये पता नहीं चलेगा, आपको एक बल्क के रूप में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। बोलो हाँ है ना? ओके यस है। सर। ठीक। इसके बाद दूसरी लिमिटेशन जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा। अब ये क्या होता है सर रेट ऑफ रिएक्शन? तो देखो होता ये है कि जब आप दो केमिकल्स मिलाते हो तो रिएक्शंस होती हैं। अब वो रिएक्शन 1 सेकंड में भी हो सकती है, या मिलाने के बाद 2 मिनट वेट करो तब होगी, या मिलाने के बाद 5 मिनट वेट करो तब होगी, या मिलाने के बाद 1 साल वेट करो तब होगी। तो कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, तुरंत हो जाएंगी। भाई जैसे ही मिलाया तुरंत धुआं निकल गया, तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन है ना। जैसे जंग लगना, रस्टिंग समझते हो, लोहा, लोहे में जंग लगता है। यस सर। बताओ ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है हाँ या ना? यस सर। केमिकल रिएक्शन है। अब आपको नहीं लगता कि ये वाली केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो है सर, 2 हफ्ते 3 हफ्ते Yes, 4 sir. हफ्ते लग जाते हैं, है ना? तो वही मैं आपको कह रहा था कि कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी रिएक्शन स्लो है कौन सी फास्ट। हाँ ये पता चल जाएगा, एडवांटेज है, ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पर कितनी तेज होगी ये नहीं पता चल पाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, 2 घंटे में होगी कि 3 घंटे में होगी ये नहीं बता पाएगा, बस होगी इतना बता देगा। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, आप यकीन नहीं मानोगे कि एक H2 गैस और O2 गैस, एक H2 गैस और O2 गैस अगर आप अपने रूम में छोड़ दो, ध्यान सुनना, एक H2 गैस O2 गैस अगर आप अपने रूम में छोड़ दो तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि ये दोनों जुड़ के पानी बना देंगे। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि H2 और O2 अगर आपने यहाँ अपने रूम में छोड़ दिया तो वो पानी बना देंगे आपस में रिएक्शन करके, और ऑब्वियसली गैस है तो आपस में तो कभी ना कभी तो मिलेंगी, कभी तो रिएक्शन करेंगी, पानी बना देंगी। लेकिन इसकी जब तुम स्पीड देखोगे तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, मतलब इनफाइनाइटली क्या बोलते हैं उसे, लो है, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्पीड ये कहती है कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा, जबकि थर्मोडायनामिक्स ये कहती है कि ये रिएक्शन हो जाएगी। तो थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट नॉलेज नहीं देती एक रिएक्शन के बारे में, सिर्फ इतना तो बता देगी कि ये रिएक्शन होने वाली है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बता पाएगी कि ये रिएक्शन कितनी देर में होगी, 1 सेकंड में होने वाली है या 1000 साल लगेंगे रिएक्शन होने में, ये नहीं बता पाएगी। और यही कारण है कि अगर H2O2 को आप यहाँ छोड़ दोगे और आप सोचोगे कि अब पानी बन के मेरे ऊपर पानी टप टप गिरेगा, नहीं गिरेगा। बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत ज्यादा स्लो, इतनी स्लो कि आप इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे, आपको दिखेगा ही नहीं कि पानी गिर रहा है, बहुत स्लो है। लेकिन हाँ थर्मोडायनामिक्स कहती है कि रिएक्शन होगी, होती होगी लेकिन बहुत स्लो है, क्या करें। तो रेट ऑफ रिएक्शन का थर्मोडायनामिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बताओ आया थोड़ा बहुत समझ क्या बोला हूं क्या नहीं? यस सर। ठीक, अब शुरू करते हैं आगे बेटा। सर अगर किसी छोटे से अरे, जगह पे मतलब काफी स्मॉल प्लेस पे हम दोनों H2 और O2 को छोड़ दे तो रिएक्शन जल्दी होगी, ताकि नहीं बेटा पार्टिकल कैंसिल, जल्दी नहीं पार्टिकल नहीं जल्दी नहीं मिल बहुत, जाए। अगर बहुत हम चीजें और 1 भी। मोल ले 1 मोल, अरे तुम 50-50 मोल भी ले लो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं बेटा, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो इन दोनों को रिएक्शन कराने में हेल्प करेंगे। तो वो आप जब तक स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक सामने वाला नहीं बता पाएगा कि रिएक्शन जल्दी होगी या स्लो। अदरवाइज वैसे भी तुम कितनी कोशिश कर लो ये बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो। ठीक है, बढ़े आगे। यस चलिए अब शुरू करते हैं आगे टर्म्स। मैंने जैसे कि आपको कहा कि चैप्टर बिल्कुल नया है,
तो चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। जैसे ओपन सिस्टम बोलूंगा, बार बार क्लोज सिस्टम बोलूंगा, एडियाबैटिक सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोर प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे मैं वर्ड्स बोलूंगा बार बार इस चैप्टर के अंदर। तो आपको ये टर्म्स पहले क्लियर होने चाहिए, तभी तो आपको चैप्टर समझ आएगा। तो इसीलिए टर्म्स लिख रहे हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स में यूज होंगे। और सबसे पहला टर्म है बच्चों सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो ये बहुत आसान है। देखो, सिस्टम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में वो चीज है जिसकी आप पढ़ाई करने वाले, मतलब जैसे मान लीजिए मार्कर है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस मार्कर की पढ़ाई करो, तो आप पढ़ाई क्या करोगे कि सर मार्कर की लेंथ इतनी है, मार्कर का सरकमफ्रेंस इतना है, मार्कर डोम्स कंपनी का है, ठीक है, मार्कर का कलर ब्लैक व्हाइट है, मार्कर ब्लैक लिखता है, मार्कर यहाँ से खुलता है। बेसिकली आपने इसका पूरा एनालिसिस कर दिया। तो ये आपके लिए सिस्टम का काम कर रहा है, ये सिस्टम है। इसको छोड़ के पूरी दुनिया सराउंडिंग, दो चीजें हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इसको केमिस्ट्री में लगा दूं, देखो केमिस्ट्री में लगा देता हूं। ये लो, ये एक बीकर है और बीकर के अंदर भैया पानी है, ये लो पानी। अब इस पानी का प्रेशर क्या है, पानी का टेम्परेचर क्या है, पानी का वॉल्यूम कितना है, पानी में मोल कितने हैं, पानी का मास कितना है, पानी का पीएच कितना है, पानी का डेंसिटी कितना है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये सब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो पानी के बारे में, ये है सिस्टम। पानी आपके लिए, पानी इस टाइम सिस्टम है, क्योंकि आप पढ़ाई किसकी कर रहे हो? पानी की। पढ़ाई मतलब क्या? ये प्रॉपर्टीज नापना, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दुनिया भर की बात। और पानी को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया आपके लिए सराउंडिंग। पानी आपके लिए हो गया इस टाइम पे सिस्टम, और इसकी जो सराउंडिंग है ये सारी, ये पूरी, ये हो गई आपके लिए सराउंडिंग। जो इसके आसपास का, इसके आसपास का जो माहौल है ये आपके लिए हो गया सराउंडिंग। बोलो क्लियर हुआ? आया ना? यस सर। ठीक। अब मान लीजिए मैंने आपको पेचकस दिया और बाहर कार खड़ी है, मैंने कहा कि जाओ इस कार को खोलो और कार की पढ़ाई करके लाओ। तो आप गए, कार को खोलने लग गए, आपने नोट करा कि भाई कार का कलर ये है, कार में इतने टायर लगे हुए हैं, कार का इंजन इतना है, कार की मैक्सिमम स्पीड लिमिट इतनी है, कार की जो टंकी है पेट्रोल या डीजल की वो कितने लीटर कंटेन करती है। तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो कार की, तो कार आपके लिए हो गया सिस्टम। और कार को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स आपके लिए हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आप जिसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, और उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके लिए सराउंडिंग का काम करेगी। क्लियर? अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ध्यान से सुनना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक जो चीज आती है वो आती है बाउंड्री। बाउंड्री जो है ये इनके बीच में आती है, जो इन दोनों को अलग करेगी। अलग कैसे करेगी सर? देखो दिखाता हूं। ये रहा पानी, ये रहा सराउंडिंग। आपको नहीं लगता कि सराउंडिंग को और इस पानी यानी जो सिस्टम है इसको ये दीवार अलग कर रही है बीकर की? हाँ है ना? हाँ है ना? यस बोलो। सर। तो बच्चों ये हो गई एक रिजिड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री? रिजिड, रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का क्या मतलब है? कि फिक्स है, वो बाउंड्री ऐसे से हिलेगी नहीं। अब यही आप इमेजिन कर लो, ये बीकर फ्लेक्सिबल है, मतलब ये बीकर ऐसे ऐसे हो सकता है, इसकी जो दीवारें हैं ये आप ऐसे ऐसे कम ज्यादा कर सकते हो। तो फिर उस केस में आप बोलोगे फ्लेक्सिबल बाउंड्री। दोनों अपोजिट है, रिजिड या फ्लेक्सिबल। वही एक और चीज है, इस बाउंड्री को देखो और जरा इतना बताओ, ध्यान से सुनना। वेदांत आप बताना, ये जहां मैंने उंगली रखी है ये सराउंडिंग है या सिस्टम है? सर किसको बताना है? ये जहां मैंने उंगली रखी है वेदांत, सराउंडिंग है या सिस्टम है? सराउंडिंग। और जब यहाँ जो उंगली रखी है सिस्टम। तो क्या इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपको कोई स्पेसिफिक दीवार दिख रही है?